नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरीनुम जहां। शेख बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मच गई। घटना में 12 श्रद्धालुओं की मौत, 25 लोग गंभीर रूप से जख्मी। घटना लगभग 2:45 की बताई जा रही। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि किसी बात पर तर्क को लेकर श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को धक्का दिया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। घायलों को नारायण अस्पताल में भर्ती करवाया गया, इलाज जारी है। वही घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। मृतकों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के एक श्रद्धालु शामिल है। अन्य की शिनाख्त की कोशिश लगातार जारी है। तो घटना की सूचना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ से हुई मौतों से अत्यंत दुखी हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। पीएम ने मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का यहां पर ऐलान किया। वहीं घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया। वहीं जम्मू कश्मीर की एलजी मनोज सिन्हा ने इस घटना को दुखद बताया है। एलजी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख और घायलों को 2 लाख रुपए देने की यहां पर घोषणा की। गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में दुख जताया है। ट्वीट कर लिखा कि प्रशासन घायलों को उपचार पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यरत है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर ट्वीट करते हुए दुख जाहिर की है और माता वैष्णो भवन में मची भगदड़ की घटना दिल दहला देने वाली है। इस दुखद घटना में मृतक परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। तो वही राहुल गांधी ने भी हादसे पर दुख जाहिर किए। ट्वीट कर लिखा है कि मृतकों के परिजनों को मेरी शोक संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सीएम मनोहर लाल ने हादसे में दुख जाहिर किया है। ट्वीट कर लिखा है कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज 10वीं किस्त जारी की है और जिससे किसानों के खाते में 20,000 रुपए जमा कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शिरकत की। सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपए देती है। इससे पहले देश के 11.37 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 1.58 करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर कर चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत यमुनानगर के जगाधीर अनाज मंडी में किसान धन्यवाद और विजय दिवस महापंचायत में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि दिल्ली के किसान आंदोलन की मीटिंग का पूरे देश में संदेश गया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के आसपास के 200 किलोमीटर में चारों तरफ से यह आंदोलन फैला हुआ है। इस आंदोलन के 13 महीने की लड़ाई से सरकार को अपने तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े हैं। राकेश टिकैत ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि देश के अंदर के हालात ठीक नहीं है। कई प्रदेशों में दौरा करके देखा है कि दूरदराज से इलाकों के किसान और आदिवासी लोगों का अब तक विकास नहीं हुआ। उन्होंने उड़ीसा के बुजुर्ग किसान का हवाला देकर कहा है कि उन लोगों ने अपने जीवन में भुवनेश्वर शहर तक नहीं देखा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के आंकड़ों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। 22,775 मामले सामने आए। एक दिन में 406 लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव 1,04,000 के पार। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,067 नए केस सामने आए। 8 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में एक्टिव केस 17,000 के पार। कर्नाटक में कोरोना के 800 से भी ज्यादा मरीज मिले हैं और 24 घंटे में 8 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। 8,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,700 से भी ज्यादा मामले सामने आए। एक दिन में 400 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। केरल में कोरोना के 2,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 553 संक्रमित मिले। नोएडा में एक दिन में कोरोना के 135 केस आए हैं। इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 100 के पार।
पंजाब में कोरोना संक्रमण के 216 केस मिले, 30 मरीज रिकवर हुए, एक्टिव के 760 के पार। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 427 केस मिले हैं, एक दिन में एक मरीज की मौत हुई है और 1000 के पार एक्टिव केस। फरीदाबाद में कोरोना के 26 केसेस सामने आए हैं, जबकि 7 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच करनाल में विदेशों से लौटे 100 लोगों की टेस्टिंग नहीं हुई है। जिले में ओमिक्रॉन का दूसरा केस 6 साल के बच्चे में मिला। गुरुग्राम में कोरोना के 180 केस सामने आए हैं और 22 मरीज रिकवर हुए। सोनीपत में कोरोना के 12 नए केसेस सामने आए और 7600 से भी ज्यादा पहली डोज लगाई जा चुकी है। हिसार में कोरोना के 4 नए केस सामने आए और 12900 से भी ज्यादा लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के 22 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 1431 मिले। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 400 से भी ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद राज्य में कई सख्तियां बढ़ती गई हैं। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 57 केस मिले। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल आंकड़े 351। गुजरात में भी लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। गुजरात में ओमिक्रॉन के कुल 115 केस सामने आए। तेलंगाना में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 62 केस मिल चुके हैं, जिसके बाद से सरकार ने प्रदेश में पाबंदियां बढ़ा दी हैं। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के कुल 46 केस सामने आए। इसके साथ ही राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया। हरियाणा में ओमिक्रॉन के 40 केसेस सामने आ चुके हैं। वहीं प्रदेश में 25 मरीज रिकवर हो चुके हैं, जबकि ओमिक्रॉन के 12 केस एक्टिव हैं। करनाल में ओमिक्रॉन का दूसरा केस मिल चुका है। 6 साल का कोरोना पॉजिटिव बच्चा संक्रमित पाया गया। बच्चे के पिता में पहली ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है। बच्चे का परिवार पुतगुल से लौटा था, जो कि नीलोखेड़ी के बनोरी खालसा गांव के रहने वाले हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में नए नियम भी लागू हो चुके हैं, जिसके मुताबिक वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को सार्वजनिक जगह सरकारी कार्यालय में प्रवेश नहीं होगा। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते यमुनानगर में प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की, जिसमें रात 11 बजे के बाद किसी भी रेस्टोरेंट, होटल या फिर मॉल में जश्न नहीं मनाया जाएगा। होटल मालिकों का कहना है कि आज के दिन उनके होटल में सीट खाली नहीं मिलती हैं और डीजे पर लोग थिरकते हुए नजर आते हैं। होटल मालिकों को 1 से 1.5 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन की तरफ से मिले जो निर्देश हैं, उनका भी पालना करना जरूरी है। कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया बिना मास्क के एक प्रोग्राम में नजर आए। पार्टी में वो जन्मदिन पर केक काटने पहुंचे थे। डीसी का ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क की एंट्री पर बैन लगाने की घोषणा की है, लेकिन अधिकारी सार्वजनिक जगहों पर लापरवाही बरतते हुए नजर आए। कैथल में जिला उपायुक्त लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और कैथल के उपायुक्त ने फिर कोरोना नियमों की उल्लंघन की। कैथल के डीसी 200 से ज्यादा व्यक्तियों के प्रोग्राम में शामिल हुए, जहां पब्लिक ने भी मास्क नहीं लगाया था। गुरुग्राम में नए साल की रात नाइट कर्फ्यू का पालन नहीं किया गया। सेक्टर 29 में रात 11 बजे के बाद भी लोग पुलिस के सामने सड़क पर मस्ती करते हुए नजर आए। पुलिस के सामने ही लोग बिना मास्क के नशे में धूत नजर आए। पुलिस लोगों को हटाने में नाकामयाब रही। सोनीपत में कोरोना को लेकर जिला उपायुक्त ने सख्त आदेश जारी किए। जिला उपायुक्त ने कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर नो वैक्सीन नो एंट्री नियम लागू रहेगा। वही कार्यालय में चेकिंग के लिए कर्मचारी लगाए गए हैं। कार्यालय में एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर बनाए गए हैं, जिसमें सोनीपत बच्चों के लिए तैयार किया गया है ये तमाम नियम। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए सोनीपत के खानपुर मेडिकल में सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। पिकू वार्ड के अलावा 550 बेड पर ऑक्सीजन लगाई गई है। पिछली बार यहां ऑक्सीजन की कमी थी और ऐसे में इस बार तमाम तैयारियां की गई है। इस बार ऑक्सीजन की कमी मरीजों को नहीं झेलनी पड़ेगी, इसे लेकर डॉक्टरों को ट्रेनिंग भी दी गई है। वे हॉस्पिटल प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। गुरुग्राम में 3 जनवरी से बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसका स्वास्थ्य विभाग ने तमाम तैयारियां किया। गुरुग्राम में जनसंख्या के आधार पर करीब 2 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए स्कूलों में भी व्यवस्थाएं की गई है। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल कैंप्स में ही बन रहे पीजीआई का दौरा भी किया।
उन्होंने कहा है कि चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल में मरीजों के लिए तमाम व्यवस्थाएं हो, इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिया। देश में तीसरी लहर संभावित है, इसलिए तमाम व्यवस्थाएं पहले से की जा रही हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि किसी को भी परेशानी ना हो, इसको लेकर भी तैयारियां जोरों पर हैं। चंडीगढ़ में क्लब्स के बाहर नए साल के जश्न के लिए जनसैलाब उमड़ा। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के वहां पर लोग नजर आए। इस दौरान प्रशासन की गाइडलाइंस का कोई भी पालन नहीं किया गया है। क्लब में युवा बिना मास्क के नजर आए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 से 8वीं के बोर्ड परीक्षा लेने की तैयारी शुरू कर दी है। सब कुछ ठीक रहा तो मार्च में ये परीक्षा आयोजित हो जाएगी। भिवानी में बोर्ड कार्यालय में बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह की अध्यक्षता में परीक्षा के पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्रों का डिजाइन निर्धारित करने के लिए भी बैठक बुलाई गई। बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि परीक्षा में एनसीईआरटी के निर्धारित पाठ्यक्रम से ही सवाल पूछे जाएंगे। 5 सब्जेक्ट की ये 80 नंबर की परीक्षा होगी। बोर्ड ने स्कूलों के रजिस्ट्रेशन की तारीख को भी बढ़ा दिया है। घरोंडा में 134A के तहत दाखिलों की समस्या पर अभिभावकों ने एसडीएम और बीईओ को घेराव किया। सोनीपत में निजी स्कूल संचालकों की मनमानी के चलते अभिभावक दर दर की ठोकरें खाते हुए नजर आए। जहां 134A के तहत आखिरी दिन भी 134A के तहत एडमिशन नहीं दिया गया। गुरुग्राम में शांतिपूर्ण तरीके से खुले में नमाज की गई है। हिंदू संगठनों ने नमाज नहीं करने की चेतावनी दी थी। सेक्टर 29 में खुले में नमाज अदा की गई है। पुलिस के पहरे के बीच नमाज की गई अदा। गुरुग्राम में संत कालीचरण के बयान से सहमत संयुक्त किसान समिति ने नाथुराम गोडसे अमर रहो के नारे भी लगाए। पलवल के राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें दुकान, खोखे और रेडियो को हटाया गया। सोनीपत के राय औद्योगिक क्षेत्र में गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से 2 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सिविल अस्पताल में इलाज जारी। आग पर काबू पाने के लिए पानीपत और सोनीपत के दमकल की टीम मौके पर पहुंची। 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ कर्मचारी धकती आग से बचने के लिए छत से नीचे कूद गए। तो शाम खानक और डाडम में करीबन 2 महीने के बाद फिर से रौनक लौट आई है। करीबन 2 महीने से बंद पड़े क्रैशरों को हरियाणा प्रदूषण बोर्ड ने चलाने की अनुमति दे दी है। बिजली निगम के अधिकारियों को भी क्रैशरों की लाइट चालू करने के लिए यहां पर बोल दिया गया है। जल्दी भवन सामग्री और क्रैशर और रेहड़ी के भाव में मिलते हुए नजर आएंगे। विभाग के फैसले का स्वागत भी यहाँ किया गया है। क्रैशर एसोसिएशन ने कहा है कि क्रैशरों के खुलने से आम आदमी को निर्माण सामग्री मिल पाएगी और लोगों का रोजगार भी मिल पाएगा। गुरुग्राम के सेक्टर 19 में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों के बीच यहां पर चोर पेट्रोल और डीजल चोरी करते हुए नजर आए। युवक के गिरोह ने वारदात को अंजाम दिया है। पेट्रोल चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद। यमुनानगर शहर के दशमेशा कॉलोनी में वाल्मीकि नेता राजेंद्र के बेटे को बाइक सवार 2 युवकों ने गोली मार दी है, जिसके बाद वो वहां से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। राजेंद्र वाल्मीकि ने बताया है कि उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ घर से किसी काम से निकला था। इसी दौरान बाइक सवार 2 युवकों ने उस पर हमला किया। यमुनानगर सिटी थाना प्रभारी सुखबीर सिंह समेत पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी ने बताया है कि 5 राउंड गोलियां चलाई गई है। हिसार के उकलाना में प्रभुवाला रोड पर एक बड़े शराब ठेकेदार का गोलियों से मौत के घाट उतार दिया गया है और फिलहाल पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी है। ये घटना उकलाना में प्रभुवाला रोड पर एसबीआई शाखा के पास की है, जहां पर मृतक शराब ठेकेदार की खुद की शराब की दुकान है। पुलिस ने गाड़ी की डिग्गी में शव देखा तो मामले की पूछताछ शुरू की। पुलिस ने शव को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना के समय शराब ठेकेदारों की गोली से छन्नी करने का ये पूरा वारदात सामने आया है।
नूह के पिंगवा गांव में घर से लाखों रुपए लेकर गायब हुए छात्र की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस दरमियान एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। लगातार अब आरोपी से पूछताछ भी जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में बीते गुरुवार से शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं 3 जनवरी तक इसके जारी रहने का अनुमान भी जताया जा रहा है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरी तरीके से खराब हो चुका है। आज हवा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 2.5 तो वही 147 दर्ज किया गया है। दिल्ली से सटे नोएडा में AQI लेवल 217 दर्ज किया गया है। वायु की गुणवत्ता खराब होने की वजह से लोग भी परेशान नजर आए। गुरुग्राम में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब स्तर पर है। गुरुग्राम में AQI लेवल 214 के पार। साउथ अफ्रीका में होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है और चोटिल रोहित शर्मा वनडे सीरीज से भी बाहर हो गए हैं। 19 जनवरी को पॉल में मुकाबले के साथ वनडे सीरीज की शुरुआत होनी है और 21 जनवरी को पॉल में ही दूसरा और 23 जनवरी को कैपटाउन में आखिरी वनडे मैच खेला जाना है।